हाँ, आप करो। नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम आनंद है। केवल भगवान की कृपा हाय है। आनंद सब बाबू। आप हाय लोगों आनंद को। भाऊ, वन डे एट ए टाइम। हाँ, नमस्कार भाऊ, धर्मपेट वाले भाऊ। सबको नमस्ते। वन डे एट ए टाइम दिनेश भैया। आपकी तो आवाज यार पूरी गूंजती है। दोस्तों, भगवान की कृपा है और आप लोगों का साथ है। यही वजह है दोस्तों कि आज मैंने शराब नहीं पिया और शराब न पीने से एक अच्छा जीवन आज मैं जी रहा हूँ दोस्तों। तो इसका सारा श्रेय जो है ना दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस को जाता और अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर को जाता। और बड़ा विचित्र तरीके से दोस्तों जीवन रहा मेरा। अभी मैं विजय भाई को सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था दोस्तों कि यार एक शराबी है ना, शराब पीने के समय तो कर ही लेता, लेकिन शराब छूटने के बाद में भी उसको ऐसा लगता है कि सारी चीजें बहुत जल्दबाजी में होना चाहिए। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया दोस्तों तो सही में विजय भैया ने मेरे को करीब से देखे। मेरे घर में कुछ लोग अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर लोग जो है ना, उनकी आवाज मेरी मिसेस, मेरे बच्चे ऐसा नाम से जानते हैं। भले वो सामने नहीं भी रहे, अगर उनकी शेयरिंग भी चालू रही ना तो मेरे यहाँ छोटे बक्से में उसमें लगा देता मीडियम आवाज में। बच्चे एक रूम में पढ़ाई करते रहती, तो मेरी मिसेस अभी मेरे को बोल रही थी कि बोले ये विजय भैया है ना, बोले तो मला हाव। तो बोले वो नरेश का भैया दिखते नहीं, वहां नरेश भैया अभी आंखों से दिखता नहीं, थोड़ा कम हो गई मीटिंग। तो कुछ चेहरे ऐसे हुबहू यानी मतलब सामने नजर आते दोस्तों मेरे जीवन में। दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं आया ना, उस समय तक के पूरी बर्बादी मेरी हो गई थी। एक भी ऐसा फ्रंट नहीं बचा था दोस्तों, और एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी कि जहां मैं जाके मेरा चेहरा छुपा सकूं। आखिरी आखिरी का समय दोस्तों बहुत कठिन गया मेरा। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले मैं एक जगह जहाँ रहता था तो करीब करीब 4-5 साल फुटपाथ पे गुजारा मैं, और आखिरी में मरने के कतार पे आ गया। और भगवान से रोज मिन्नतें करता था, प्रार्थना करता था कि भगवान कोई तो भी ऐसा रास्ता बता यार कि मेरी जहाँ शराब रुक जाए और फिर से मैं एक अच्छा जीवन जीऊं, मेरे बाल बच्चों के साथ में, मेरे परिवार के साथ में। और बड़ी पीड़ा होती थी यार, वो पुरानी बातें याद आती थी, वो समय याद आता था, वो गवर्नमेंट ड्यूटी जो मैं सर्विस में था, वो सारी चीजें मेरे सामने पिक्चराइज होती थी। और मैं अपने आप को इतना कोसता था, इतना गालियां देता था कि यार एक समय क्या था तू और क्या हो गया। और इतनी खतरनाक तरीके से बर्बादी होने के बावजूद भी मैं दोष वो शराब को कहीं दे रहा नहीं था। लेकिन दोस्तों जाने अनजाने में भगवान की बड़ी असीम कृपा रही और अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला दोस्तों। तो उस समय मेरी उम्र 42 साल की थी। और जब अल्कोहलिक एनोनिमस की मैंने पहली मीटिंग किया, और पहले मीटिंग में ही मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार ये जगह है ना, सर छुपाने के लिए ठीक है। और मैं धीरे 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 इन लोगों में इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो इन्वॉल्वमेंट होने के बाद में यहाँ पे भी मेरे को ना दोस्तों एक बड़ी गिल्टी महसूस होती थी, इतना दुख होता था, इतनी तकलीफ होती थी मेरे को कि हर वो आदमी को देखता था ना, मैं ऐसा लगता था मेरे को कि यार साला मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने, मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है, मैं फुटपाथ पे रह रहा हूँ, मेरे खाने के वांदे, बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत, इतनी तकलीफ कि भगवान करे किसी दुश्मन को ना ऐसा जीवन दे। वो जीवन से मैं गुजर रहा था दोस्तों। और यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में विषयों पे शेयरिंग होती थी। तो HOW एक हाउ करके एक जो सब्जेक्ट चेंज शेयर होता था, तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों वो पूरी तरीके से मैं 2-4 बार सुना और उसका मीनिंग निकाला मैं। तो होने की वजह से थोड़ा समझ में आ गई बात कि यार जब तक मैं ओपन माइंडली, मेरी जो अधोगति की कहानी है, मैं ईमानदारी से दायर से अगर
शेयर नहीं करूंगा तो मुझे जिंदगी में फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ बातें अलग है कि जो मैं शेयर नहीं कर सकता वो मैं किसी और आदमी के पास में शेयर कर सकता हूँ। तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया दोस्तों, और शुरू से मेरी आदत रही कि मैं कुछ बातें छुपा के शेयर नहीं करता था। मैं पूरी मेरी जो अधोगति हुई, जो कहानी थी मेरी, जो मेरे जीवन में गुजरा था, वो मैं पूरा बताता था दोस्तों। और उसके वजह से क्या हो गया कि लोग मेरे से आकर्षित हो गए, लोग मेरी दया करने लगे, लोग मुझसे प्यार करने लगे, लोगों को लगने लगा यार ये लड़के सही में, ये लड़का सुधरना चाहता है, इस लड़के की मदद करना चाहिए। और हर वो आदमी यार बड़े प्रेम से मेरे से पेश आता था, मेरे को बोलता था यार ये समय निकल जाएगा, तुम आते रहो। और मैं धीरे 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 बढ़ते गया दोस्त। तो 2 4 6 महीने ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ा कि किसी लोगों ने मेरा फायदा भी उठाया कि मेरे पास काम धंधा नहीं था, तो मेरे खाने पीने के वांदे रहते थे। बहुत से लोगों ने मुझे खाने पीने का प्रबंध करवा दिए, किसी ने मुझे कपड़े लेके दिया, और किसी ने मुझे अपने घर के छत पे सुलाया। तो 2 4 लोग उसमें, अब पांचों उंगली बराबर नहीं रहती। कोई लोग मेरे को बोलते थे यार मेरे घर का रूम पेंट कर दे, तो मैं क्या करता था, वो 2 टाइम के खाने के चक्कर में, और ऊपर से मेरे को बोलते थे कि पैसा हानिकारक है, नए दिनों में पैसा रखना नहीं, और तू पैसे का क्या करेगा। तो वो 10 20 रुपए दे के मेरे को टरका देते थे, मीटिंग में किटी में डालना करके, तम्बाकू वमाकू खरीदना। और 2 टाइम का खाना वाना खा के मैं 2 4 लोगों का, किसी का घर पोत दे, तो एक जन के घर में कुएं का काम चालू था, तो उसके घर में मैंने कुआं खोदा। तो आज वो सब लोग हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में रेगुलर मीटिंग में। लेकिन उन कुछ दिनों तक मेरे मन में उनके प्रति रिजर्वमेंट थी, गुस्सा था कि यार देखो मेरा समय था तो मेरे को क्या क्या तरीके से यूज किए। लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो निकल गया दोस्तों। जब मैंने कार्यक्रम में चलने की कोशिश किया, कार्यक्रम क्या बताना चाहता है, कार्यक्रम क्या कहना चाहता है, ये समझने और सुनने की मेरे समझ में आया दोस्तों कि वो जो तेरे साथ जो हुआ तो वो होना जरूरी था। तेरी मजबूती, तेरी सोबराइटी के लिए वो बहुत जरूरी थी, वो चीजें होना ही था। और धीरे धीरे दोस्तों 8 10 महीने का समय बीता, और कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि भैया तुम्हारा लड़का फलाने जगह दिखता है, और वो बहुत अच्छे अवस्था में दिखा भी, टाप टिप कपड़े पहन के। और मेरे पिताजी कहीं ना कहीं दोस्तों ढूंढते ढांढते मेरे को वो मीटिंग में 5 साल के बाद में, 4 5 साल के बाद मेरे पिताजी मेरे को देखने आए। और उनको ये लगता था कि भाई ये लड़का मर गया होगा, या तो कहीं जाके पागल खाने वगैरह में होगा, या तो ये नागपुर में है ही नहीं। और उस समय यहाँ के लोगों ने मेरे को समझाया कि भैया भगवान ने तुम्हारे पे बहुत बड़ी कृपा की है, अब तुम्हारे पिताजी आए हैं, तुम चले जाओ। तो मैं दोस्तों थोड़ा बहुत 19 20 हो गया, पिताजी से 2 4 बातें नए नए में मैंने उनको उल्टा सीधा बोल दिया, आपकी जरूरत नहीं है, अब मैं जी रहा हूँ, मेरे को जीने दो, मेरे को पलट के मत देखो। क्योंकि उन लोगों ने भी मेरे साथ में बहुत उल्टी सीधी हरकतें शराबों में किए थे, गलती मेरी थी। 2 4 10 बार मेरे को पुलिस स्टेशन के चक्कर खिलाए उन्होंने, और मेरी मिसेज छोड़ के गई तो उसको समझाने नहीं गए। ये सब खुन्नस था मेरे दिमाग में। लेकिन दोस्तों फिर मैं मेरे पिताजी से बातचीत किया, और मेरे पिताजी को बोला कि भैया मैं, ठीक है आप जो बोल रहे हैं आपकी बातें सब बातें सही है, लेकिन मैं उस एरिया में नहीं रहूंगा, मेरे को कोई एरिया में रूम करके किराए से दे दो। और मेरे पिताजी ने मेरे को एक जो किराए की रूम करके दी, वो लश्करी बाग में, और मैंने वहाँ रहना चालू किया नागपुर में। आजू बाजू 2 3 ग्रुप थे वहाँ पे, और वो ग्रुप की मीटिंग करने लगा। और काम धंधा कुछ नहीं करता था, पिताजी कुछ पैसे लाके देते खाने पीने के लिए, और दिन भर मीटिंग वालों के साथ में घूमना, ओल्ड टाइमर ओल्ड टाइमर लोगों के साथ में रहना, और उनकी बातें सुनना, और उनसे कुछ बातें सीखने की कोशिश करना।
ये मेरा नए दिनों का सफर जारी रहा। और 11 10-11 महीने हो गए थे मेरे सोब्राइटी को। तो मेरी मिसेस ने डिवोर्स का केस डाली थी और वो कोर्ट से आई दोस्तों। कुछ थोड़ा सा 19-20 आर्गुमेंट हो गया। उसके बाद में कोर्ट ने उसको समझा है कि भाई एक चांस देना चाहिए। ये आदमी अभी जिंदगी सुधरने के रास्ते पे दिख रहा है और सुधर गया है। अभी ये 10-11 महीने से शराब नहीं पी रहा, नहीं पिएगा। तो वो आगे दोस्तों, और आने के बाद में दोस्तों बहुत बड़ा टेंशन बढ़ गया। एक बच्ची थी, तो बच्ची मेरी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रही थी कुछ। तो बच्ची आ गई, वो मिसेस आ गई। उसके बाद में दोस्तों वो जो मेरे को रूम मिला था सिंगल, छोटा सा रूम था, फिर मैंने वो रूम खाली किया, दूसरा वहां रहने लगा। तो वहां रहने के बाद में दोस्तों पूरी बर्डन, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। और मैं दिन भर मीटिंग में बैठता था। और एक दिन मेरे को मीटिंग के लोगों ने बोले कि यार बोले तू तो हमारे विश्वनाथ जी मर गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो बारीक चूरीक बातों पे बड़ा नजर रखता था। बोले दिन भर तू यहाँ बैठे रहता रिकाम चोट के जैसा। बोले अल्कोहलिक एनोनिमस यही सिखाती क्या बोले कि तीनों टाइम मीटिंग करो और घर के बर्तन डब्बे खाली रखो। तो मैंने बोला नहीं। तो बोले फिर तू खाता कमाता क्या? बोले बच्ची आ गई, औरत आ गई। तो बोले तेरे को समझना चाहिए, कहीं काम धंधा करना चाहिए। और दोस्तों यहाँ तक के कि 700 रुपए 600 रुपए वो रूम का किराया था और मेरे को वो भी देने की ताकत नहीं थी। और जैसा तैसा मेरा पहला बर्थडे हो गया दोस्तों। तो पहला बर्थडे बर्थडे वो कृपा कुंज में मनाया मैंने। और वहां मनाने के बाद में वो बर्थडे के बाद में मेरी आंख खुली। और मैंने मेरे स्पॉन्सर को बोला कि भैया तुम मेरे को टोकन देने आना। तो बोले नहीं, बोले जिस दिन तू कहीं काम पे लगेगा, कुछ करेगा, तू काम धंधा कर, बोले फिर बर्थडे मना, 1-1.5 महीना लेट मनाना बोले। तो मैं बोला, मैं माना नहीं और मैंने बर्थडे मनाया। और उसके बाद में दोस्तों फिर वही महीने में मैंने एक छोटी सी नौकरी पकड़ा। और नौकरी पकड़ने के बाद में बहुत कम पगार थी। मेरा ख्याल है 1800-1900 रुपए कुछ पगार थी। 600-700 रुपए किराया जाता था और एक बच्ची, औरत, इलेक्ट्रिक का बिल और ये सब चालू था दोस्तों। और सवेरे निकलना तो साइकिल पंचर हो जाती थी, फिर पंचर ही साइकिल चलाते हुए ड्यूटी जाना, सुप्रभात की मीटिंग करना। सवेरे 6 साढ़े 6 बजे निकल जाता था, मीटिंग करता था और वहां से सीधा ड्यूटी जाता था। तो मेरी मिसेस 5:30 बजे उठ के मेरे लिए डब्बा बनाती थी। डब्बा बनाने के बाद में सवेरे की भागदौड़। और ऐसा ही धीरे 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 चलते रहा और लोगों की शेयरिंग ही सुनता था। और मेरे को फायदा ये हुआ दोस्तों कि मैं ओपन माइंड शेयरिंग करता था और सामने वाले की शेयरिंग बड़े ध्यान से सुनता था कि भैया समय इम्तिहान लेता है, समय परीक्षा जरूर लेता है। और यहाँ आने के बाद में किसी आदमी का बुरा नहीं हुआ। तो मैंने वो साल भर के पीरियड में देखा था कि भैया साल भर में मेरे साथ में क्या क्या फायदे हुए। साल भर में मेरी औरत आई, बच्ची पढ़ाई, बच्ची का नाम डाला और मेरे को छोटी मोटी जॉब मिली। तो वो धीरे 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 कहीं ना कहीं दोस्तों में आगे बढ़ते गया। और बड़ी तकलीफ होती थी, साइकिल पंचर हो जाती थी तो कभी टिफिन नहीं रहता था घर में, कभी किराना खत्म हो जाता था। लेकिन मेरी मिसेस मेरे को बोलती थी कि कोई चिंता नहीं करने का, तुम दारू मत पियो, बाकी सब बरोबर हो जाएगा, मैं भूखी रह लूंगी और कैसा भी समय निकाल लेंगे। और साल 1.5 साल के बाद में दोस्तों धीरे धीरे पेमेंट बढ़ते गई, मालक का कहीं ना कहीं विश्वास मेरे ऊपर जीतते गया। और फिर मैंने एक यहाँ अभी हमारे विजय भाई शेयर कर रहे थे कि भैया यहाँ आने के बाद में भी मैं अगर सीधी तरीके से नहीं चला, नुकसान का जो श्रेय है वो मेरे सर पे चढ़ता है। तो मैंने भी दोस्तों कुछ पैसे पिताजी से लिया, एक छोटी मोटी
और वो एम्बुलेंस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चलाता था, जहाँ मेरी ड्यूटी थी वहाँ मेरी अच्छी पकड़ थी। लोग मेरे साथ वाले मेरे को चाहते थे। तो भाऊ बोले ठीक है, डाल दो तुम भी एक गाड़ी, बोले। और दोस्तों कुछ दिन चली वो गाड़ी, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और काफी पैसे की नुकसानी हो गई दोस्तों। पास का भी पैसा गया, ये भी पैसा गया। और फिर बड़ा आत्मग्लानि में आ गया। और उसी समय में दोस्तों धीरे 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 अल्कोहलिक एनोनिमस की सोब्राइटी भी बढ़ रही थी। कुछ दिनों के बाद में दोस्तों, 3 सालों के बाद में दूसरी बच्ची हुई अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद। और वो जब लड़की हुई दोस्तों, तो मेरे पास में कुछ भी पैसा नहीं था। मैं जो खाता था, जो कमाता था, वो मेरे घर खर्चे को ही नहीं पूरता था और बड़ी समस्या थी। और 2-3 दिन के बाद में वो बच्ची डिस्चार्ज हुई। डॉक्टर ने बोला इसको घर ले जाओ। और घर ले जाने के बाद में दोस्तों 3 दिन के बाद में वो लड़की को बुखार आया। और बुखार आने के बाद में फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो जिस हॉस्पिटल में मैं उस समय में गवर्नमेंट सर्वेंट रहा, वो हॉस्पिटल मेरी अच्छी बातचीत थी, मेरी सिस्टर भी वही थी। तो लेके गए तो बोले लड़की मर गई, बोले ये लड़की को वापस ले जाओ, बोले। तो साला इसका दिमाग खराब हुआ। और दिमाग खराब होने के बाद में मेरी बहन थी और मेरी मिसेस और मैं वहाँ पे गेट के ऊपर रोने लगे। मला यार, ऊपर वाले ने एक तो दिया दूसरी लड़की, और एक तो ये भी लंगड़ी, ये भी मतलब बोला बीमार अवस्थे में। और बोला ये देना नहीं था तो नहीं देना था। ऊपर वाला क्या एग्जाम ले रहा है, परीक्षा ले रहा है क्या। फिर दोस्तों जैसा तैसा मेरी बहन ने वो डॉक्टर को बोली कि साहब, बोले कम से कम चेक तो करो, बोले वो लड़का यहाँ बोले 15-20 साल ड्यूटी किया, यहाँ का कर्मचारी था, और मैं पूरी जिंदगी यहाँ सेवा दे रही हूँ, बोले मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, और तुम बोल रहे हो बोले बाहर के बाहर मर गई करके। तो अंदर घुसी हुआ और वो टेबल वेबल पे ठोक ठाक की। फिर वहां से एक सीनियर डॉक्टर निकला और देखा उसको, हला उला के बोले इंजेक्शन लेके आओ। और फिर वो इंजेक्शन वगैरह लेके आए। जब तक वो मेरे बहन ने पैसे वैसे दी, 5,500 का कुछ तो भी इंजेक्शन था। और बोले लड़की, बोले है, बोले अभी थोड़ा बोले कंडीशन अच्छी है, लेकिन ये लड़की बचेंगी नहीं, बोले। साला फिर दूसरे दिन को कांच में रखे। कांच में रखने के बाद में फटाफट वो चिट्ठियां लिख के देते थे, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ठिकाना लेके आओ। तो मैंने आदमी को बताया, अल्कोहलिक एनोनिमस के वो मेरे स्पॉन्सर को, कि भाई ऐसी ऐसी बात होगी और मेरे पास पैसे पानी नहीं है, मेरे को थोड़े बहुत पैसे की मदद करो, मैं धीरे धीरे करते करते तुम्हारे चुका दूंगा। तो बोले ठीक है। वो आए रात में 11 बजे, उन्होंने वो पर्ची लिए और वो पर्ची की दवाई लाके दिए, मेरे मिसेस के हाथ में कुछ पैसे दिए, और बेटा बोले चिंता मत करना। और उसी रात को 2-3 जन और मीटिंग के मिलने आए। उन्होंने इधर उधर फोन करके बताया। और दूसरे दिन सवेरे मैं दिन निकला ना दोस्तों, तो वो वार्ड के सामने लाइन लग गई। इतने नए पुराने इतने लोग मिलने आ रहे। भाऊ तुम हिम्मत मत हारो, भाऊ तुम काय के, तुम पैसे की अगर चिंता होगी तो मेरे को बोलना, कोई नंबर दे के जा रहा, कोई जेब में जबरदस्ती दे के जा रहा। तो 8-10 करीब करीब 8 लोगों ने मेरी उस समय मदद की। फिर आखिरी में 10-15 दिन के बाद मेरी मिसेस ने मेरे को बताई कि भाई तुमने नशे पट्टी के अंदर जो मकान बेचे थे, उसके 3-4 लाख रुपए मेरे पास में थे। मैंने लड़की के नाम पे, बड़े लड़की के नाम पे वो एफडी बना के डाल के रखी थी, लेकिन वो गांव में है। वो मेरे ससुराल के बैंक में डाल के रखी थी उसने। तो वहां अपने दोनों को जाना पड़ेगा निकालने। और अभी जो भी पैसा अपन ले रहे हैं तो वो अपन चुका देंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो। तो दोस्तों 22-24 दिन के बाद में वो लड़की को होश आया। हम लोग रोज वहाँ पे प्रार्थना करते थे, अल्कोहलिक एनोनिमस के 2-4 सीनियर मेंबर आते थे और प्रेयर करते थे। और प्रेयर करने के बाद में वो लोग मेरे को यही समझाते थे कि भैया, अगर ऊपर वाले ने, भगवान ने वो बच्ची को अगर ले जाना रहता तो वो तेरे को देता ही नहीं था, वो इसको दुनिया में भेजता ही नहीं था। वो बच्ची को कुछ नहीं होगा, हम लिख के देते, हम गारंटी देते, हमको भगवान के पे भरोसा है, हमको अल्कोहलिक एनोनिमस के है कि भैया यहाँ आया हुआ जो भी आदमी है तकलीफों का सामना करता है, लेकिन वो तकलीफों से निकलने का मार्ग भी वही बताता है।
और 22-24 दिन के बाद में वो लड़की को होश आया दोस्तों। और मैं उस समय छुट्टी पे था, ड्यूटी नहीं जा रहा था, 1-1.5 महीना ड्यूटी नहीं जा रहा था। तो 1 आध महीना होते आ रहा था मेरे को, ड्यूटी नहीं जा रहा था। तो तालाब की मीटिंग पे बैठा था, तो मेरे भांजे का फोन आया मेरे को कि भाई बोले मामा वो भाई को डॉक्टर बोल रहे थे छुट्टी लेके तुम घर जा सकते। साला मैं घबरा गया, मैं बोला कहीं बच्ची की डेट वेट तो नहीं हुई। तो बोले नहीं, वो बोल रहे बोले कि बच्ची पूरी तरीके से ठीक हो गई है, अब तुम घर में ले जाओ इसको और ऊपर का दूध दूध चम्मच। बच्ची दोस्तों रिकवर होके 23-24 दिन के बाद में मैंने घर लेके गया। और घर ले जाने के बाद में वो बच्ची धीरे 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 तंदुरुस्त होती गई। फिर मैं काम धंधा चालू किया। और उसके बाद में दोस्तों मेरी मिसेज को मैंने इशारा किया कि भाई वो जो पैसा है वो निकाल ले, और अपने ऊपर ये जो 70-80-90 हजार का जो मैंने लोगों से लिया वो मीटिंग वालों से, तो ये पैसा कहीं ना कहीं अपने को लौटाना पड़ेगा। जब जाके मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरा मन लगेगा और मैं यहाँ टिके रहूंगा। तो मेरी मिसेस ने वो विड्रॉल्स की, फिर पैसा लाके दी। मैंने 2-4 लोगों के घर ले जाके पहुंचाया। उसमें कुछ लोगों ने मेरे को ये बोले अरे जल्दबाजी नहीं है, देना धीरे धीरे। उनकी परिस्थिति अच्छी थी, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, कुछ लोग अच्छे थे, किसी का किराने का दुकान था। और ऊपर से मेरे को टॉर्चर नहीं किए। और मैं वो जो चिंता है वो पूरे महीना मेरे को, वो लड़की जब तक ब- और धीरे 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 दोस्तों ये सफर बढ़ते गया। और बाद में दोस्तों एक दिन मैं मालक के पास में खड़ा हुआ, मेरे जिस मालक के पास मैं ड्यूटी करता था, उनको बोला कि सर अब मेरे को ये पगार पूर्ति नहीं है और मेरे को कुछ बचता नहीं है। तो उन्होंने बोला बोले क्या प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने बोला यार इतना किराया जाता है और ये 1000-2000 में मैं क्या करूंगा, मेरे को 2-2 बच्ची है। तो बोले यार एक काम करना, तू किराए के मकान में काहे को रहता है। बोले तू आ जा बोले मेरे साथ बिल्डिंग में रहने, मेरे घर में आ जा बोले, मैं तेरे को जगह देता बोले। तो उसने करीब करीब 5-6 रूम की जगह नीचे में थी और वहां पे मेरे को बना के दिया और मैं रहने आ गया। और धीरे धीरे उसने मेरी पेमेंट, उसी साल में मेरी पेमेंट 5-6 हजार रुपए कर दिया था। और धीरे धीरे हर साल पेमेंटें बढ़ते गई, जैसी जैसी तरक्की हो रही थी, जैसा जैसा विश्वास में उसका जीत रहा था। वो मेरे को 24 घंटे कभी भी भेजता था साइट पे जा, कभी बोलता था ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी लेके जा, कार लेके जा, ये कर वो कर। तो ज्यादा नहीं, 5 साल के सोबराइटी के बाद में मेरा सब अच्छा समय आ गया। और अच्छा समय आने के बाद में भी बाल बच्चे, दोनों बच्चे हैं, छोटी वाली मेरी लड़की कॉन्वेंट में जा रही, बड़ी बच्ची अच्छी पढ़ाई कर रही है, सब बढ़िया चल रहा है मेरा। मालक का लाख रुपया मेरे जेब में पड़े रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को जल्दबाजी की, जल्दबाजी से रुपया किस तरीके से कमाना, ये मेरे को कहीं ना कहीं एक निगेटिव था। एक मेंबर के संगत में मैं आ गया और वही तालाब के मीटिंग में उसको सट्टे का बड़ा शौक था, उसको जुए का बड़ा शौक था, और उसके साथ में मैं रहता था। 2-3 कन्वेंशन इधर उधर छोटे मोटे किए, और उस आदमी ने मेरे को नए दिनों में थोड़ी बहुत मदद किया था। तो मट्टी का तेल वगैरह उसका कारोबार था, तो मेरे को उसने मट्टी का तेल वगैरह पुराता था, कंट्रोल के चावल वावल देता था, तो उसके कुछ उपकार थे। और उसके साथ साथ रहते रहते एक दिन उसने मेरे को बोल दिया कि बोले आज बोले भाई अपने को बहुत लंबा आंकड़ा सपने में मिला बोले, और वो बिल्कुल श्योर है बोले। हाँ यार मेरे ऊपर भी परेशानी है, 10-20 हजार की जरूरत है। और मैंने दोस्तों वो आंकड़ा लगाया, वो आंकड़ा लगाया, आंकड़ा भी आया, पत्ती भी आई, और वो गेम भी आया, और कम से कम 20-30 हजार रुपए मेरे जेब में आ गए दोस्तों। तो आने के बाद में मैंने मेरे मिसेस को बोला क्या लगता है, ये ले ले वो ले ले, सब सामान सुमान अपना घर में। और उसके बाद में मेरे को धीरे धीरे दिया। तो साला तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने 2 ही महीने सट्टा खेला, लेकिन 2 महीने में मैंने लाख रुपए वो सट्टे में चले गए।
एक समय ऐसा आया कि एक आंकड़ा मेरे को पट गया और वो आंकड़े को पकड़ के मैंने ओपन में लगा, फर्क में लगा, इसमें लगा और वो लाख रुपए मैंने वो साला हार गया। और वो पैसे थे मालक के। और वो मालक आउट ऑफ कंट्री गया था और मेरे को बोले साइट का काम मेरे तरफ आए, तो बोले ये साइट संभालना, चिल्लर चालर जो भी खर्चे है आने के बाद हिसाब देना। और वो आने के बाद में दोस्तों महीना भर के बाद में वो आया और मैं छोटा सा मुंह करके उसके से नजरें नहीं मिला रहा, ऑफिस में नहीं बैठ रहा, उसके सामने नहीं जा रहा। वो बार बार मेरे को बुला रहा है, हाँ ये कैसा, वो मतलब फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, ये हो गया। और मैंने 40-50 हजार रुपए का हिसाब दे दिया उसको और बाकी के पैसे का हिसाब भैया मैंने लिखा नहीं हूँ, मैं भूल गया, फलाना ठिकाना। और एक दिन मीटिंग में एक ओल्ड टाइमर ने मेरे को बोला, मेरे को रात की नींद नहीं आ रही, साला ड्यूटी जाने का मूड नहीं हो रहा, कैसा करना, क्या करना, दिमाग काम नहीं कर रहा। और घर में भी नहीं बता सक रहा मिसेस को। मिसेस भी बोल रही कि एक रोटी क्यों कम खा रहे, 2 रोटी क्यों कम खा रहे। बड़ी लड़की पूछ रही है पापा टेंशन काय का है, ये काय का है। और एक दिन एक ओल्ड टाइमर ने वहां पूछा कि बोले आनंद यार इतने में तू बहुत परेशान दिख रहा है बोले। फिर मैंने उसको धीरे से बताया कि बोला ऐसा ऐसी बात होगी दादा। और बोला साला मेरे हाथ से बोला 80-90 हजार रुपए मैं सट्टे में हार गया। तो बोला पैसा मालक का था और अब मेरे को डर लग रहा उसके सामने जाने से। तो बोले कोई बात नहीं, उसको बता दो बोले कि भैया मैंने कोई मेरे बच्ची के पढ़ाई के लिए भरना था मेरे को कॉलेज में, ऐसा वैसा, तो मैंने वहां पे भर दिया और मैं आप पेमेंट से 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए करके कटवा लूंगा। उस समय तक मेरी पगार अच्छी हो गई थी। अब एक दिन मालक बैठा और बैठने के बाद में नाश्ता वास्ता मंगाया उसने दोपहर में और हम लोग नाश्ता कर रहे थे। तो बोले आनंद वो हिसाब का क्या हो गया, बट बेटा बताया नहीं बोले। तो मैंने उसको बोल दिया। और बोला क्या है यार, बोला भैया तुम वो हिसाब के पीछे पड़े हो, बोला तुमको मालूम है क्या, बोला तुम्हारे जाने के बाद में मेरे साथ क्या हादसा हुआ। बोले क्या, बोला वो लड़की के कॉलेज में पैसा भरना था, तुम यहाँ थे नहीं, मैंने वो पैसा बोला वो कॉलेज में भरा, उसको किताबें किताबें ये वो लेके दिया, बोला वो ट्यूशन में इतने दिया उतने दिया। एक बेवड़ा बड़ा शातिर रहता है। और वो बोले अबे तो वो कोई बड़ी बात है क्या, बोले दिया तो दिया बोले। अब बोले उसका नाम से धीरे धीरे तो बोले तो ये बात तूने पहले बोल देना था बोले। तो बोले अब तेरे पास है ही नहीं तो तू देगा कहाँ से, पेमेंट से कटवाना पड़ेगा। बोला ठीक है। तो वो बात वहां पे दब गई दोस्तों, भगवान ने मेरा साथ दे दिया। और बाद में 2-4 महीने मैंने 3-3 4-4 हजार काटा। और उसके बाद में फिर मैं महीने में 15 दिन में एडवांस के लिए खड़ा हो जाता था। वो एक दिन मालक बोले क्या लगा है आनंद, बोले तू घड़ी घड़ी एडवांस मांगता। बोला भैया वो क्या है, बोला मेरे ऊपर वो लोन है, वो तुम्हारे जो पैसे वो काटता मेरे घर में था। तो बोले वो तेरे को कोई देने की जरूरत नहीं, बोले लाल लकीर मार दिया वो पैसा, ये समझ बोले कि मैंने बच्ची के मेरे मेरे तरफ से पढ़ाई को दे दिया। अब उसके बाद में दोस्तों मैंने कान को खड़ा लगाया कि भैया मेरे को जिंदगी में मेहनत करना है और मेरे को हराम के पैसे के भरोसे पे नहीं बैठना है। और धीरे धीरे करते हुए मेरे को आगे बढ़ना है। तो वो कुछ सालों तक के दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद तक मेरे घर में टीवी नहीं थी और मेरे घर में गैस नहीं थी दोस्तों। और मैंने गलती से दोस्तों टीवी जो है मैंने किस्त पे ले लिया था। और वो किस्त पे लेने के बाद में 2-4 महीने किस्त गई और साली एक किस्त नहीं गई, तो वो टीवी उसने उठा के लेके गया। और इतनी तकलीफ हुई मेरे को, मेरे घर वाली बोलने लगी, मेरे स्पॉन्सर बोलने लगे कि अबे 2-2 पैसे जमा कर, बोले टीवी कोई जरूरी थोड़ी थी बोले। और बाद में मैंने वो ऐसा तैसा करके टीवी छुड़ा के लाया। और उस दिन के बाद में मैंने देखा कि नहीं यार कोई चीज मेरे को लोन के ऊपर लेना नहीं है, मेरे को धीरे धीरे आगे बढ़ना है। फिर बाद में धीरे धीरे समय बढ़ते गया दोस्तों, पेमेंट बढ़ती गई और बड़े लड़की के नाम पे धीरे धीरे 2 पैसे इन्वेस्ट करते गया, उसकी आरडी निकाला, उसकी कहीं ना कहीं दोस्तों आरडी जैसी जैसी मिलती थी वैसी डिपॉजिट करता था। पहले 1,000 से निकाला, फिर 2,000 हुई, 2,000 से 4,000 हुई, 4,000 से 8,000, ऐसा करते करते उसके नाम पे दोस्तों कुछ पैसा छोटी बच्ची के नाम पे डाल। तो धीरे धीरे दोस्तों उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होती गई। और
सोच में कहीं ना कहीं अल्कोहलिक एनोनिमस विचारों में परिवर्तन लाता दोस्तों मेरे। वो इसलिए आता है कि रोज रोज अगर मैं शेयरिंग ये सुनता हूँ तो किसी ना किसी के माध्यम से मेरे समझ में आता है कि नहीं यार ये भाई ने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसा करना चाहिए। और बाद में मेरे दिमाग में बात आई दोस्तों, जिस बच्ची के बारे में मेरे को ऐसा लगता था कि इसको 10वीं 12वीं पढ़ाऊंगा और इस बच्ची की शादी कर दूंगा, लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था कि उसको हायर एजुकेशन दे पाऊंगा करके। एक दो मेंबरों के घर गया मैं और उनका रहन सहन देखा, उनका घर देखा, उनका ये देखा और ऐसा लगने लगा दोस्तों कि नहीं यार, किसी ने मेरे को बताया कि मेरा बच्चा इंजीनियर कर रहा है, कोई बोले मेरा बच्चा डॉक्टरी कर रहा है, कोई बोले वेटनरी की पढ़ाई कर रहा है, कोई बोल रहा था फूड में कर रहा है। तो मेरे भी दिमाग में बात बैठी कि यार मेरे को भी ऐसा लगने लगा, मेरा भी उत्साहित हुआ कि यार मेरी बच्ची पढ़ाई में अच्छी है और मैंने भी इसको पढ़ाना चाहिए यार। तो मैंने उसको पढ़ाते गया दोस्तों, हर साल पढ़ाते गया, उसको जो लगता वो लेके देते गया। मैंने मेरे खर्चों में कमी करवा दिया। और एक बार ऐसी हम लोग मालक, मैं और मेरी मालकिन, ऐसी मेरे घर में वो लोग मतलब होली होली को मटन खाते हैं, मारवाड़ी लोग, मालकिन नहीं खाती। तो मालक मेरे घर में बैठ के खाता है, तो पहले ही बता देता कि भैया मैं पाड़वे को तुम्हारे यहाँ बैठूंगा करके। तो मैं लाता हूँ। तो मेरी बच्ची बोले यार आनंद बहुत अच्छा मटन बनाती है साहू जी के जैसा, बहुत तारीफ किया। और मैंने उसको बोल दिया कि भैया, बोला यार पेमेंट पानी पूर्ति नहीं है, और बोले यार तेरे को इतनी पेमेंट दे रहे 18-20 हजार पेमेंट पूर्ति नहीं है, तू चाहता क्या है? बोले बोला यार वो कॉलेज वाले जो अभी चालू होता है तो कुछ किताबें उताबों के लिए पैसे दिया करो। बोला यार अब मैं कहा जाने, वो बोला मरते दम तक मेरे को तुम्हारे पास ही रहने वाला। तो बोले ठीक है। तो उसने दोस्तों उसको करीब करीब 11वीं 12वीं क्लास से उसको 10 हजार 20 हजार ऐसा पढ़ाई के नाम से देता था। वो पैसे कभी काटता नहीं था दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों धीरे 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 जब भी उसका कॉलेज चालू हुआ यानी कुछ भी हुआ तो मैंने उसको बोलता था भैया वो अ, उसको ट्यूशन को पैसे लग रहे थे, बेचारा चुपचाप निकाल के देता था और वो पैसे मेरे को कभी उसने वापस लिया नहीं। भगवान उसको हमेशा उसको आबाद रखे। और धीरे धीरे दोस्तों बच्ची की पढ़ाई होते गई, हायर एजुकेशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, 2-3 किस्म के उसने इंटरव्यू दी, इधर दी उधर दी, LLB की एग्जाम दी, सब हो गया उसका। और उसके बाद में दोस्तों उसके शादी का मौका आया तो मेरे को ऐसा लगता था, मैं भगवान से फरियाद करता था कि भगवान मैंने जो जीवन काटा हो वो जीवन कहीं ना कहीं मेरे बच्चों को जीवन में ना आए। तो मैं भगवान से हमेशा फरियाद करता था कि मेरे को शराबी दामाद ना मिले, जुआ सट्टा खेलने वाला नहीं मिले, निर्वेशनी किस्म का आदमी मिले। तो दोस्तों मेरे जो जवाई है वो जवाई ऐसा मिला दोस्तों कि उसको ना शराब का शौक है, ना चाय का शौक है, ना खर्रे का शौक है, ना उसको किसी गलत चीजों का शौक है दोस्तों। उसको सिर्फ शौक नॉनवेज का है दोस्तों। हफ्ते में 4 दिन वो नॉनवेज खाता है। और दोनों मियाँ बीवी एक ही लेवल के हैं, दोनों की पढ़ाई लिखाई हायर एजुकेशन हुआ, LLB हुए। और उसके बावजूद दोस्तों कि जब मैंने मेरी बच्ची की शादी किया तो लोग बाग के लड़कियों की शादी में मैं जाके देखता था, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो खानदानी पूंजीपति है, उनके अच्छे अच्छे अपने अल्कोहलिक एनोनिमस में एक से एक धुरंधर पड़े हैं। तो मैं शादी में जाता था दोस्तों, हर किसी से मेरे संबंध अच्छे, नागपुर शहर में बाहर। तो मैं जब शादियां देखता था उनकी, यार राजा महाराजा जैसे एक बेवड़े की शादियां कर रहे। अब मेरे को भी ऐसा लगता था यार आनंद, अपन ने भी अपने लड़की की शादी बहुत अच्छे हिसाब से करना चाहिए, अपन भी ऐसा करेंगे। सिर्फ मैं सपने लेके दोस्तों यहाँ पे आया था और भगवान ने मेरे सपने पूरे किए, तबलीगे हुई। और जब मैंने मेरी मिसेस को पूछा कि भैया अभी अपने बच्ची की शादी जुड़ी है तो अपने को कैसा क्या करना है, उसने बताई कि भैया वो फलाने बैंक में उसके 8 लाख जमा हो गए, दूसरे बैंक में 7 लाख हो गए, उसके नाम पे इतने, इसके नाम पे इतने, और तुम जो पेमेंट देते थे मैं पेमेंट में से इतना बचाती थी, तुम्हारी जो ऊपर की कमाई होती थी वो फलाने जगह है, ठिकाने जगह है, इसके जगह है। तो वो मैंने कैलकुलेशन किया और मेरे लड़की की शादी में करीब करीब
15-16 लाख रुपए मैंने खर्चा किया। तो मुझे ऐसा समझ में आया दोस्तों कि मेरा ही पैसा मेरे काम आता है, लेकिन उसके लिए मेरे को तकलीफ उठाना पड़ेगा। मेरे को मेरी जरूरतों की चीजें कम करना पड़ेगा, मेरी जरूरतें कम करना पड़ेगा। वो बच्ची की सगाई अच्छे लॉन में किया मैंने। लॉन में सगाई करने के बाद में शादी लॉन में किया। 3-4 दिन मेरे घर में कार्यक्रम था बड़ी बच्ची होने की वजह से, तो वो कार्यक्रम अच्छा निपटा। और आखिरी जब मैंने शादी खत्म हो गई और हमने जब कैलकुलेशन किए कि कितना बैंक बैलेंस बचा, उसके बावजूद भी मेरे पास में 7-8 लाख रुपए दोस्तों वो बच गया था। और जब तक मेरी बच्ची की शादी नहीं हुई, जब तक मैंने दोस्तों मकान नहीं लिया। भले मैं 10-12 सालों से मेरे पास में एक कार हमेशा खड़ी रही, मैं हमेशा कार मैनेज करता हूँ। मेरे पास में एक 4 व्हीलर दोस्तों हमेशा मेरे दरवाजे में आज भी खड़ी है और पहले भी खड़ी रहती थी। तो मैंने दोस्तों मकान लेने का कभी नहीं सोचा। फिर बड़ी बच्ची की शादी होने के बाद में मेरी मिसेज बोले एक काम करो, बोले कि एक आधी लोन के ऊपर बोले फ्लैट ले लो। तो मैंने दोस्तों एक 2 BHK का एक फ्लैट लिया, रिनोवेशन करके 5-7 लाख रुपए लगा के उसको अच्छा अपने ढंग से बनाया दोस्तों। और वो सब मकान हो गया, लड़की की शादी हो गई, हर वो बातों से परिपूर्ण ऊपर वाला करते गया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मैंने 2-4 साल पहले दूसरे कामों में हाथ डाला, दूसरे बिजनेस में हाथ डाला। मैंने डर भरा गाड़ियों का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम 2 दोस्त है स्कूल लाइफ के, और वो बहुत पुराना ड्राइवर है। उसके पिताजी MSCB में ड्राइवर थे और उसके पिताजी की वहाँ बहुत लंबी जान पहचान थी। उसकी बहन वहाँ पे अधिकारी बन के ये जरीपटका सेक्शन में आई है। तो वो लड़की 10 साल से थी, अच्छी, मेरे से बहुत बड़ी उम्र है। तो एक दिन वो मैं उसके घर गया तो बोले आनंद एक काम करता क्या? बोले तू? बोले मला क्या? बोले यार मैंने 5 गाड़ी का टेंडर डाला हूँ। तो बोले 1-2 गाड़ी डालता क्या? बोला यार मैं 1 गाड़ी डालता हूँ पहले। तो मैंने 1 गाड़ी दोस्तों स्विफ्ट डिजायर वहां पे डाला, नई गाड़ी लेके। फिर एक सेकेंड हैंड लेके डाला। ऐसे करते करते दोस्तों अभी वो 2-3 साल से वो धंधा चल रहा है। वो गाड़ियों का पैसा किस्त आ रही है, 4 पैसा बच रहा है। और मेरी जो ड्यूटी है दोस्तों वो ड्यूटी मेरी चालू है। तो आज जिस जगह मैं ड्यूटी कर रहा हूँ दोस्तों, उस जगह मेरे को एक ये बोलो कि अनपढ़ गवार आदमी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एक प्राइवेट सेक्शन में अगर मैं काम करूं तो ज्यादा से ज्यादा मेरे को 10-15 हजार रुपए कोई पगार देवाल नहीं है दोस्तों। और ये उम्र में मेरे से काम होना नहीं है। लेकिन जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ आज मेरे को वहाँ पे 30-32 हजार रुपए पेमेंट है दोस्तों। 4,000 से 5,000 तक मेरे को पेट्रोल के लिए वहाँ से पैसा मिलता है। मेरे को रहने के लिए मकान दिया है। और ऐसे एरिया में रहता हूँ मैं कि शहर का सबसे करोड़पति एरिया है धर्मपेट, वहां पे मैं रहता हूँ। और जिस बच्ची को सेकंड बच्ची जो हुई थी, जो डॉक्टर बोले मर गई करके, आज वो लड़की कहीं ना कहीं 15 साल की लड़की है दोस्तों, आज वो पढ़ाई कर रही, आज वो साइंस में पढ़ रही है। आज उसके पढ़ाई का खर्चा, आज उसके ट्यूशन का खर्चा, उसके आने जाने का खर्चा। तो ये सब चीजें दोस्तों आज मैं जो कर पा रहा हूँ, तो भगवान ने जो मेरे से करवा रहा है वो इसलिए करवा रहा दोस्तों कि ये मेरे मेहनत का नतीजा है। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखा हूँ दोस्तों कि अगर मैं ओपन माइंडली अगर मेरे हर्डल से यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ तो कोई ना कोई भाई मेरे को अपने शेयरिंग के माध्यम से मेरे प्रश्नों के उत्तर याद हमेशा मेरे को मिलते रहते। मैंने शुरुआत के दिनों से ऐसे लोगों के हाथ पकड़ा दोस्तों, मैं रहा सबके साथ, लेकिन मेरे को जो लोग नहीं पटे वो ग्रुप, वो एरिया, वो ग्रुप मैंने छोड़ दिया। मैंने शुरुआती के दिनों में मैं रहा इधर पाइनर 2 वालों लोगों के साथ में, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने महाल एरिया के लोगों के साथ में शेखराव दादा, वो फलाना ढिगाना, और उन लोगों से संपर्क बढ़ाया। मैं उनकी बातें मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी। उनकी ईमानदारी की जो कृतियां मैं जब देखता था, और उन लोगों की जो मदद करने की जो भावनाएं मैं देखता था, उनके अंदर जो उत्तेजना देखता था,
तो मैं उससे बड़ा आकर्षित था। फिर बाद में मैं पायनर वन में जुड़ा दोस्तों, तो वहां पे वो ऐसा एक लगाव, ऐसा प्यार मेरे को मिला। वो प्रकाश जी हमारे बीच में नहीं है, वो प्रकाश जी को मैं मेरे एकदम बड़े भाई के जैसा मानता था दोस्तों। वो ऐसा डांटता था मेरे को, उसके पास में मैंने चौथा कदम लेने की कोशिश किया था। ऐसा डांटता था, ऐसा बोलता था मेरे को, लेकिन दूसरे दिन सवेरे उठ के उसका फोन आ जाता था, आनंद कहाँ है, दोपहर में आना मिलने। तो मैं बराबर वो जिले में कुछ साल बैठा दोस्तों। और जब मैंने देखा कि भैया वो प्रकाश जी वो जिले में बैठता था, तो वहां पे सिवाय चकल्लकबाजी के कुछ नहीं, हंसी मजाक टंगल टियाड़ी ये वो। तो मैंने वो जगह छोड़ दिया दोस्तों, मेरे को नहीं पता। मैंने बोला कि अल्कोहलिक एनोनिमस में अपन लोग आए हैं, तो किसी की चेष्टा, किसी की चकल्लक, किसी की कुछ ये मेरे को नहीं पता। वो इसलिए नहीं पता दोस्तों कि वो चीजों से मैं निकला हूँ। मैंने गरीबी देखा, मैंने भूखमरी देखा, मैंने फुटपाथ देखा, मैंने मेरे बच्चों को भूखा रहते देखा, मैंने मेरी बड़ी लड़की को एक एक दो दो दिन भूखा रहते हुए देखा। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में एक समय ऐसा आया था दोस्तों कि मेरे सोब्राइटी को एक साल होने को 8-10 दिन बाकी थे। 8-10 दिन बाकी थे और 8-10 लोग मेरे घर में सवेरे की मीटिंग करके चलो यार आनंद के घर बैठते बोले। और वो छोटा सा रूम, और वो लोग आए, बोले आनंद पोहे बना यार बोले। तो मेरे पास में पैसे नहीं थे, तो मेरी मिसेस को मैंने बोला जा 1 किलो पोहे लेके आ वो दुकान से, और उसको बोला कि शाम आम। तो वो 1 किलो पोहे और वो साला प्लेटें नहीं कुछ नहीं, वो कागज में दिया। और उन लोग वो समझ गए बेचारे कि इसकी नई नई सोब्राइटी है, इसका नया नया परिवार आए हुए। लेकिन वही लोग कुछ सालों के बाद में मेरे घर में आज आना जाना जिनका है, तो उन्हीं लोगों ने मेरे को इस पे हाथ रखे, मेरे को बोले रखे यार आनंद अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में और क्या तेरा जीवन यार बदल गया बोले, तूने ऐसा क्या चमत्कार किया बोले, क्या हर वो चीजों से मैं परिपूर्ण हूँ। भगवान से मेरे को शिकायत करने की कोई जगह नहीं है कि मैं किस चीज से शिकायत करूं। भगवान को मैं क्या मांगू, भगवान ने हर वो चीज मेरे को परिपूर्ण कर दी। आज एक छोड़ के 2-2 मकान है नागपुर जैसे शहर में। मैं तो बर्बाद करके बेच बाच के आया था, घर के बर्तन बेचा था, कुछ भी नहीं था। आज दोनों घरों में मैं कभी भी जाता हूँ, रात बेरात मैं कभी भी गया दोस्तों ताला खोल के, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई रह रहा है। मैं हर हफ्ते जाके मेरे फ्लैट की सफाई करता हूँ। उधर मेरा एक फ्लैट है, वहाँ पे जाके मैं अपना झाड़ निकाल ये निकाल साफ सफाई करके 2-4 कुर्सी उधर पड़ी है 2-4, और मियाँ बीबी कभी जाके वहाँ पे रात भर रहते हैं, बच्ची मेरी छोटी बच्ची हम लोग रहते हैं। तो आज मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो है, अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं आता था और यहाँ मैं लोगों के अनुभव नहीं सीखता था, मेरे पहले आए हुए जो ओल्ड टाइमर है उनके अनुभव नहीं सुनता था, और उनके कृति के माध्यम से अगर मैं कुछ सीखता नहीं था, और मैं खुद अगर कृति नहीं करता था, तो अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे इतना अच्छा जीवन प्राप्त नहीं होता। मुझे यहाँ आने के बाद में दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा। मुझे 12 कदमों की कहीं ना कहीं दोस्तों स्टडी करना पड़ेगा। मेरे को समझना पड़ेगा कि भैया पहला कदम क्या बोलता है, दूसरा कदम क्या बोलता है, तीसरा कदम मेरे से क्या करवाना चाहता है, मेरे से क्या अपेक्षा रखता है। धीरे धीरे दोस्तों मुझे ये सब बातों का ज्ञात होते गया, और मैं नहीं समझा ना, तो मैं गंभीरता पूर्वक बड़े सीरियस होके मैं दोस्तों ओल्ड टाइमर को पूछता हूँ। मैं आज भी कभी कभी कोई प्रश्न मेरे को, कोई मेरे दिमाग में हलचल चलते रही, तो मैं विजय भैया से आज भी पूछता हूँ। मेरे को कहीं पे भी दिखेंगे ना, तो मैं पूछता हूँ विजय बाबू ऐसा ऐसा हो रहा। अभी मेरे दिमाग में 2-4 महीने से एक प्रश्न बड़ा घूम रहा है, और मैं अभी इधर की पश्चिम नागपुर की मीटिंग ज्यादा कर रहा हूँ, इधर मैं मीटिंग आना बंद कर दिया। तो 2-3 महीने से मैं सोच रहा हूँ कि विजय बाबू के पास बैठ के मैं 2-3 प्रश्नों के उत्तर उनसे मांगूंगा कि क्यों ऐसा मेरे साथ में हो रहा है करके। लेकिन दोस्तों आज मुझे शराब की जरूरत नहीं पड़ती, आज मुझे शराब के विचार नहीं आते, कितना भी बड़ा टेंशन हो गया
कितना भी बड़ा कुछ हो जाए, आज मेरे घर में अगर कभी छोटा मोटा वाद विवाद होता ना दोस्तों, तो ऐसा होता है कि जैसा बहन भाई में कैसा वाद विवाद होता, वैसा झगड़ा हमारे मियाँ बीवी में होता है। इधर झगड़ा हुआ, उधर बातचीत चालू, और बड़े एक में को नम्रता पूर्वक समझा के अपनी बात रखते हैं हम लोग। मेरी मिसेज अपनी बात अगर रखना है तो मेरे को समझा के रखती है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा, और मैं उसको कोई काम करने का है मेरे को तो उसको पूछ के करता हूँ। आज मेरी मिसेस मेरे को हमेशा बोलते रहती है अभी कि भैया अभी मेरे लेफ्ट हैंड के लेफ्ट आँख के से दिखना थोड़ा कम हो गया, झावर झावर दिखता, तो मेरे को बोलती है कि रात में तुम गाड़ी मत चलाया करो। मेरे पास में फैशन गाड़ी थी, हेवी गाड़ी थी, तो वो गाड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, तो मेरी लड़की ने मेरे को, जैसा उसको मालूम पड़ा कि पापा के आँख से नहीं दिखता, तो मेरे को एक्टिवा बोले पापा तुम एक्टिवा ले लो। मैं बोला यार लाख रुपए फंसा के मैं क्या करूंगा, मेरी छोटी बच्ची की पढ़ाई लिखाई होने की है। बोला वो जवाई मेरे को समझाते थे कि बोले पापा तुम पैसा पैसा करते ही मरोगे क्या। बोला नहीं यार, अभी उसकी पढ़ाई लिखाई होने की, उसकी शादी होने की है, उसके लिए मेरे को भविष्य में कुछ सोचना है। तुम्हारा तो सब हो गया, 2 बच्चे के बाप हो गए, तुम सब अच्छा तुम्हारा चल रहा है, लेकिन मेरे को छोटी बच्ची के बारे में सोचना है। तो उन्होंने फोर्स करके, और 2-3 दिन के बाद में मैं एक जगह स्लिप हुआ तो थोड़ा पैर में मेरे को चोट आई। चोट आने के बाद में उन्होंने तीसरे चौथे दिन जाके वो एक गाड़ी नई वाली लाके दे दी, एक्टिवा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज ईश्वर मांगने के पहले सब दे रहा है। वो क्यों दे रहा है कि मैंने उसके लिए मेहनत किया, मैंने परिश्रम किया, और वो परिश्रमों का जो फल है ना दोस्तों, आज मुझे मिल रहा है दोस्तों। जो डॉक्टर ने बोला था अल्कोहलिक एनोनिमस की कोई बात दोस्तों झूठ होती नहीं। अल्कोहलिक एनोनिमस का जो मेंबर बोलेगा तो कहीं ना कहीं ये समझ लेने का कि वो ईश्वर बोल रहा है। वो कोई सोच के नहीं आता, कोई समझ के नहीं आता, कोई प्लानिंग करके नहीं आता क्या बोलना है करके। अल्कोहलिक एनोनिमस की हर वो बातें सच्ची होती है दोस्तों। मेरी लड़की जब भर्ती थी तो मुझे यहाँ के मेंबर लोगों ने बोले थे कि ये लड़की यहाँ से रिकवर होके अच्छी होके घर जाएंगी और अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगी, अच्छी होशियार होंगी। ये लड़की लक्ष्मी का रूप है, इसके आने के बाद में तेरे पास कोई कमतान नहीं रहेंगी और तेरी जिंदगी में इतनी तरक्की होंगी। तो वो लड़की को देखता हूँ दोस्तों, इतनी देखने दुकाने में सुंदर है, पढ़ाई में होशियार है, और शायद मेरे परिवार में वो ऐसी बच्ची नहीं है इतनी सुंदर और इतनी होशियार। और जिस दिन से वो हुई दोस्तों, तो 2-4 महीने के बाद में मेरा इतना समय पलट गया कि मैंने कभी मैं पलट के नहीं देखा दोस्तों। आज ये कंडीशन है दोस्तों कि कभी अगर बच्ची अगर माँ को पैसे मांग रही है और वो लड़की ने कभी उसके माँ ने मना कर दी, मैं झट से बोलता उसको जाओ वो मेरे पॉकेट से ले ले, वो पॉकेट से निकाल ले, वहाँ वो जेब में होंगे, ये जेब में होंगे। तो आज एक एक पैसे के लिए आज भटकना नहीं पड़ता। आज ये पकड़ लो कि ऊपर वाले ने इस कदर बनाया दोस्तों कि मैं तो जी रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ में मेरा जो परिवार है, मेरे जो परिवार के लोग हैं, वो भी दोस्तों ये सोबराइटी का आनंद ले रहे हैं। आज मेरे जवाई हर किसी को बताते, मेरी लड़की किसी को बताती है, कोर्ट में जाती है तो बताती है मेरे पापा को आज 18-20 साल हो जाएंगे, शराब नहीं पीते। मेरे पापा एक जमाने में इतने बेवड़े थे, इतनी शराब पीते थे कि हर वो पुलिस स्टेशन में उनका रिकॉर्ड था, उनको लेके जाते थे। मैं छोटी थी तो मैं रात को पुलिस स्टेशन में जाके बैठती थी, लेकिन आज मेरे पिताजी एक संस्था चला रहे, एक वृद्धाश्रम चला रहे। मैं उस संस्था की सेक्रेटरी हूँ, मेरे पिताजी प्रेसिडेंट है। और हकीकत में दोस्तों एक कार्य मैंने 1.5-2 साल पहले चालू किया, वो चल रहा है भगवान की दया से। इतना है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन लॉस भी नहीं हो रहा। तो आज वो बच्ची गर्व से बोलती है दोस्तों। नहीं तो एक जमाने में दोस्तों वो मेरे को बोलती थी कि पापा तुम मेरे स्कूल मत आना, मेरे को वहाँ के स्टूडेंट लोग मेरे को टॉर्चर करते, मेरी मैडम लोग, पिताजी हमेशा दारू पी के दिखते, 24 घंटे पीते रहते क्या। तो आज वो बातों से दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे को निजात मिल गई दोस्तों। आज मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, जो संगत मुझे मिली है, जो रास्ता मुझे मिला है, भगवान ने अल्कोहलिक एनोनिमस के रूप में मुझे एक अच्छा सत्संग दिया है, अच्छा मार्ग दिया है, अच्छा यहाँ पे एक स्पॉन्सर दिया है।
तो वो स्पॉन्सर के मार्गदर्शन पे मेरे को चलना पड़ता। अभी 4-5 साल से तो मेरे स्पॉन्सर उनकी डेट हो गई, तो मैं दूसरा स्पॉन्सर बनाया नहीं। लेकिन फिर भी किसी ना किसी ओल्ड टाइमर के पास में जाके मैं पूछता हूँ दोस्तों, मुझे पूछना पड़ेगा दोस्तों। अगर मुझे वे लाइफ मेरे को अच्छा जीवन जीने का है, और भी मुझे अगर अल्कोहलिक एनोनिमस की कुछ बातें सीखना है कि जो बातें मैं नहीं सीख पाया, जो चीजें मैं नहीं कर पाया, अल्कोहलिक एनोनिमस जो मेरे हाथ से करवाना चाहती है, तो वो मुझे करने की कोशिश करना पड़ेगा दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में कुछ सालों के बाद सोब्राइटी में मेरे को सेवा का मौका मिला। वो सेवा में मैं इन्वॉल्वमेंट हुआ, बहुत अच्छे तरीके से मैंने अवेयरनेस मीटिंगे लिया, कार्यक्रम लिया, और आज भी वही करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आज मेरा कोई मूड नहीं था दोस्तों फिजिकल मीटिंग में जाने का, लेकिन दोपहर में मैं सोया था और अल्कोहलिक एनोनिमस के बैनर लगे पुलिस स्टेशन वगैरह में, तो उस पर मेरा नंबर है। तो लड़की ने वो पुलिस स्टेशन के वहां से ली और वो नंबर से मेरे को कॉल की दोपहर में कि सर आप अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर बोल रहे क्या? बोला हाँ। तो बोले मेरा मिस्टर खूब दारू पीता है, बोले कम उम्र की बच्ची है, लव मैरिज की होंगी, और बोले 24 घंटे नशे में रहता है और बहुत मारपीट करता है, बहुत त्रस्त आ गई बोले। तो बोले दारू बंद होंगी क्या? तो मैं बोला उसको मीटिंग में लाओ। तो मैंने दिमाग लगाया कि भैया इतवार है, कौन से एरिया में मीटिंग रहेंगी। तो मैंने देखा प्रेरणा ग्रुप में। मैंने फट से प्रेरणा ग्रुप के एक मेंबर को बोला कि यार वो लेडीज से बात करो, उसको बुलाओ। फिर भी मेरा दिल नहीं माना, बोला यार कोई नया आदमी आएगा, और मैंने उसको फोन पे बात किया, और मेरा वहां जाना जरूरी है। तो मैं वहां पहुंचा दोस्तों, और पहुंचने के बाद में वो लेडीज ने मेरे को मीटिंग से ही फोन लगाई। मैं पीछे के टेबल पे बैठा था, और बैठने के बाद में फिर मैं उसको बोला मैं आया हूँ मीटिंग में। फिर बाहर बात की उसने, और उसको बोला तुम्हारे घर के पास सवेरे के ग्रुप है, वो ग्रुप में लेके जाया करो। शॉर्टकट में उसको अपनी कहानी बताया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज मुझे ऐसा लगता है कि भैया जो जीवन से मैं गुजरा हूँ, वो जीवन से लोग ना गुजरे, जहाँ है वही रुक जाए। अभी जो विजय भैया ने वो बर्बादी का कारण बताया कि भैया अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में भी मेरी जो बर्बादी नहीं हुई, वो मैं अपने हाथ से खुद से करवाता हूँ। वो उसका कारण है दोस्तों एटीट्यूड, मेरा ईगो, मेरा जो अहंकार है, वो मुझे कहीं ना कहीं दोस्तों हमेशा दबा के रखता है, मुझे झुकने ही नहीं देता। और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मैं इसलिए झुका दोस्तों कि मैं फुटपाथ से आया था। मैं फुटपाथ के ऊपर रह के आया था, और मेरे को ऐसा लगता था कि अल्कोहलिक एनोनिमस को तो मेरे बारे में सब मालूम है, और मैं इनको क्या बताऊंगा। मेरे खाने पीने के वांदे थे, मेरे को कपड़े नहीं थे, मेरे रहने के वांदे थे, और मैं ऐसे लोगों ने जिन्होंने मेरे को पुराने लोगों ने देखे, उन लोगों के सामने अगर मैं कार में घूम रहा भी हूँ, तो उन लोगों को कोई मेरे बारे में आश्चर्य नहीं होने वाला है। वो लोग तो यही सोचेंगे कि नहीं यार, क्या इसने कुछ उल्टा सीधा किया होगा, इतने कम सफर में इतने जल्दी इतनी अच्छी सोब्राइटी कैसा हासिल किया। तो मैंने दोस्तों वेट एंड वॉच की भूमिका में रहा, और जो समय जब आने का था वो समय मैंने स्टेप बाय स्टेप वो चीजें खरीदते गया, वो चीजों का इस्तेमाल करते गया, वो चीजों का आनंद लेते गया, और काम पे पहुंचा हूँ दोस्तों कि हर वो चीजों से परिपूर्ण हो। भगवान से कोई शिकायत नहीं कि भगवान तूने मुझे साइकिल नहीं दिया, भगवान तूने मुझे गाड़ी नहीं दिया, भगवान तूने मुझे अच्छा परिवार नहीं दिया। आज भगवान ने 2 लड़कियां दिया है, अच्छा परिवार है, एक बच्ची की शादी निपट गई, 2 नाती है, और मियाँ बीवी हम दोनों आज बढ़िया दोस्तों भगवान के दया से जो जिंदगी है ना, इतनी खुशहाल जिंदगी जी रहे दोस्तों। और मेरी मिसेज हमेशा बोलती है कि अल्कोहलिक एनोनिमस के कोई भी मेंबर का फोन आया, कोई भी कैरिंग का मैसेज का काम आया, तो तुम पहले जाया करो, लेकिन तुम किसी को बुला लिया करो, तुम्हारे से गाड़ी चलाना होता नहीं, तुमको दिखता नहीं। तो लेकिन दोस्तों चूल है काम करने की, एक जुनून है दोस्तों अंदर में कि कैरिंग द मैसेज का इतना जुनून है मेरे को। मैं यहाँ से दोस्तों और उसको अपने गाड़ी पे बैठा लेता हूँ, और आते रहो समूह हो गया, जो एरिया का रहा वो एरिया के मीटिंग में ले जाके बैठता हूँ दोस्तों। मैं जितना दोस्तों लोगों की सेवा करूंगा, जितना लोगों को हेल्प करूंगा, जितना लोगों को बांटने की कोशिश करूंगा, उतना मेरे जिंदगी में दोस्तों
ये हर्डल्स एंड सोब्राइटी जो बोलते ना दोस्तों, ये मेरे समझ में आते रहती। और मैंने जो भुगता हूँ, मैं आज नए लोगों में देखता दोस्त। आज वो जो लेडीज आई, वो ऐसी रो के बता रही थी दोस्तों कि ये देखो बोले यहाँ मारा वहां मारा। तो मुझे मेरी वो पीड़ा याद आ गई जो मैं मेरे मिसेस को देता था कि नहीं। तो मैंने उसको बोला बेटा कुछ नहीं होता, सब बराबर हो जाएगा। तो ये जो चीजें है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरे ईगो को दबाते रहती। मैंने अगर मेरा पिछला कल अगर भूल गया तो मैं आगे निकल नहीं सकता दोस्तों। मेरे को कहीं ना कहीं दोस्तों, मेरे को बीच बीच में चेक करना पड़ता, मेरे को याद दिलाना पड़ता कि तू क्या था एक समय में, तू कहाँ से आया और कितनी बर्बादी करके आया, और आज तू किस जगह है। तो तेरे को किसी पे हंसने का, तेरे को कोई चांस नहीं। तू किसी के ऊपर हंसने का कारण मत बन। उसको अच्छा रास्ता बता, भगवान के मार्ग, भगवान का मंदिर है ये, और वो उसको मदद कर। तेरे से जितनी होती नहीं होती है मदद, तो किसी अच्छे आदमी के पास में ले जाके उसको बैठा ले। तो यही करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और आज बहुत ही अच्छी सोब्राइटी दोस्तों, जो अल्कोहलिक एनोनिमस चाहती है कि भैया चित्त शांति की जो जिंदगी बोलते, आज बढ़िया जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आज रात की नींद अच्छी आती है। आज ऐसा नहीं लगता दोस्तों किसी का लेना है किसी का देना है। बस दिमाग में ये बात रहती है कि मेरा परिवार खुश रहे, और मेरा काम धंधा जिस जगह मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ईमानदारी से मैं वहाँ कार्य करूँ, ईमानदारी से अल्कोहलिक एनोनिमस की एक मीटिंग करूँ। अगर मुझे शेयरिंग मिलती है तो शेयरिंग करने का कार्य करूँ, और नहीं मिलती है तो मन लगा के सुनो दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरे जो टूटे फूटे अनुभव थे हर्डल एंड सोब्राइटी के ऊपर, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों पायनर ग्रुप को कि उन लोगों ने मुझे बार बार बीच बीच में मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका देते हैं दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों किसी बहाने मेरी किताबों की पढ़ाई भी हो जाती, और कुछ पन्ने पलटा लेता हूँ दोस्तों, पन्ने पढ़ लेता हूँ। और विजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, और सुधीर भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मेरे अनुभव साझा करने का मौका दिया। फाइनल ग्रुप का फिर से एक बार मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग, आपने चुपचाप सुने मुझे शांतिपूर्वक। तो धन्यवाद विजय भैया।